में दर्द का एक बहुत आसान कारण और इलाज है। कोई ऐसी टेक्निक हम आपको बताएंगे कि एटलीस्ट आप छोटे बच्चों को, आपको ज़िंदगी में घुटने में दर्द आपको नहीं होगा। जिनको हो गया है उनका समाधान बताएंगे, कि जिनको नहीं हुआ है स्टार्ट, वो अपना समाधान पहले से ही कर सकते हैं। पेट दर्द होने के कई कारण हैं, लेकिन बच्चों में जो कारण है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। छोटे बहुत से समाधान है, लेकिन हम चाहते हैं इतने समाधानों से अच्छी बात है आप लॉजिक तक पहुंच जाए, ताकि अपना आंसर खुद ढूंढ पाए कि आखिर दर्द हुआ क्यों और समाधान क्या है। सोच के देखिए, हम साइंस ही तो नहीं सोचते, हमें कोई दवाई नहीं बचा सकती। आप दुनिया की कितनी बड़ी से बड़ी दवाई लेके आते हैं, फिर भी देखिए कि मोस्टली लोगों की आंखें खराब हो जाती हैं, आंखों में दर्द होते हैं, आंखों में मोतिया होता है, ऑपरेशन होता है। क्यों होता है? आपकी अपनी गलती। जवान में आपने कभी किसी को सुना होगा कि घुटनों में दर्द होता है? पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी बहका न पाए, पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी लड़वा न पाए, पढ़ेंगे हम कि धर्मों के सही पैगाम क्या है, पढ़ेंगे हम खुदा क्या है, हमारे राम क्या है। ये नन्हे दीप ही इंसानियत की लौ जलाएंगे। ओ इरादा कर लिया है हमने, ऐसा पढ़ाएंगे। तीन बार हाथ बंद करके बेटा गायत्री मंत्र। देखिए बेटा, हम कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, चाहे वो कोई भी हो दुनिया का, सभी में एक पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है और हमारी बॉडी वाइब्रेशन से ही चलती है। कोई चीज जब वाइब्रेट होती है ना, तो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाती है। इसलिए पहले जमाने से आज तक संसार में क्या हो रहा है, हमेशा कोई मंत्र का उच्चारण किया जाएगा, जिसमें हम गायत्री को भी महामंत्र बोलते हैं। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पीछे पीछे और कुछ जाओ। ठीक, क्या है हमारे कोर्स का नाम? हेल्थ एजुकेटर कोर्स। कौन सा है? हेल्थ। अब तक हमने अपने हेल्थ एजुकेटर कोर्स में बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन अब थोड़ा सा इसका रिकैप करना जरूरी है, क्योंकि कई दिनों बाद क्लास लग पा रही है, एग्जाम्स के कारण आपकी क्लास नहीं लग पाई, तो थोड़ा सा जो पीछे क्लासेस की थी उसको रिकैप भी करेंगे। सबसे पहले देखिए, जब हमने एक पेन मैनेजमेंट की क्लास स्टार्ट की थी, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि पेन 3 कारणों से होता है। किन कारणों से? 3। कौन कौन से वो कारण थे? नंबर 1 वात, नंबर 2, नंबर 3 तो वात, पित्त और कफ 3 कारण होते हैं, और इन 3 कारणों से ही शरीर में कोई ना कोई दर्द बना ही रहता है। आज भी जब स्कूल में लगभग 3 बच्चे आए, तो तीनों में कोई ना कोई कारण था जिनके कारण शरीर में दर्द हुआ बेटा। तो हम हर बार ऐसा क्यों करें? ऐसा कोई तो कारण होगा, तो उन कारणों को ढूंढने के लिए ही हमने एक हेल्थ एजुकेटर कोर्स स्टार्ट किया बेटा। तो जब हमने पहली क्लास ली थी, दूसरी और तीसरी, इन तीनों क्लासों का आज एक कॉम्बो करने वाले हैं, ताकि वात, पित्त, कफ
के तीनों ही कॉन्सेप्ट्स एक बार आपको रिकैप हो जाएंगे और आज पेन मैनेजमेंट का जो चैप्टर है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिर आगे बढ़ो इसको और आगे और आगे आगे बढ़ो बेटा, मुझे दिखाओ, देखिए क्या लिखा हुआ है? पेन मैनेजमेंट, शरीर में दर्द होने का कारण क्या है? देखिए दर्द एक नहीं बल्कि बहुत से प्रकार के होते हैं। तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं पिछले वाले टॉपिक को। कुछ कहते हैं कि घुटनों में दर्द है, आपने ये बेसिकली बड़ी उम्र के लोगों में ज्यादा देखा होगा। ये घुटनों में दर्द का एक बहुत आसान कारण और इलाज है, इसको पहले समझ लेते हैं। कोई ऐसी टेक्निक हम आपको बताएंगे कि एटलीस्ट आप छोटे बच्चों को, आपको जिंदगी भर घुटनों में दर्द आपको नहीं होगा। जिनको हो गया है उनका समाधान बताएंगे, कि जिनको नहीं हुआ है स्टार्ट, वो अपना समाधान पहले से ही कर सकते हैं। बेटा घुटनों में दर्द क्यों होता है, पहले इसके पीछे कारण देख लेते हैं। घुटनों में क्या होता है बेटा? हमेशा गैप, ऐसे घुटनों में हमेशा गैप रहना चाहिए। लेकिन आजकल की भागती दौड़ती दुनिया में क्या हो गया कि हमारा वजन बढ़ता जा रहा है, किसी कारण से वो जो गैप है वो धीरे 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 कम होता जा रहा है। जब गैप कम होता है तो उसकी मूवमेंट कम हो जाती है। जब मूवमेंट नहीं होगी तो घर्षण होगा, जिससे घुटनों में क्या होगा? चिड़चिड़ाहट सी होगी। कहते हैं कुछ लोगों को दर्द बहुत करते हैं, तो दर्द इस कारण से होता है। अगर हम अपने घुटनों को पहले से ही मोड़ना शुरू कर दें तो उनमें गैप हो जाएगा, और जैसे गैप आ जाएगा तो कभी भी मिलेंगे नहीं। जब मिलेंगे नहीं तो दर्द नहीं होगा कभी। तो जैसे हम बैठते हैं, जब हम वज्रासन में बैठते हैं, इधर बैठे एक बैठ के दिखाओ वज्रासन में कैसे बैठते हैं। बैठ जाओ। अब सोचिए जैसे ही बैठे तो दो घुटने आपस से अलग हो गए, गैप बढ़ गया ना, और हमारे टाइम गैप ही बढ़ाना है। गैप अगर बढ़ जाएगा तो कभी ये मिलेंगे नहीं तो घर्षण नहीं होगा, घर्षण होगा तो दर्द नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें कि आप छोटे बच्चे हो, आपके घुटनों में दर्द नहीं है तो आप तो वज्रासन में बैठ सकते हैं। तो दिन में एटलीस्ट जब खाना खाएं तभी बैठ जाएं। वैसे तो हमें 2, 4, 5 घंटे दिन बैठना चाहिए। महात्मा गांधी 8 घंटे इसी आसन में बैठे करते, तभी वो लंबी लंबी यात्रा करते रहते थे और कभी उनको घुटनों में दर्द नहीं हुआ। रीजन क्या था कि वो वज्रासन में ही बैठते थे। जापान में आपने कभी किसी को नहीं सुना होगा कि घुटनों में दर्द हो रहा है, क्योंकि वो बैठते जो वज्रासन में, कोई भी काम करते वज्रासन में बैठ जाते हैं। तो हम वज्रासन का कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि आप किसी तरीके से कोई ऐसी एक्टिविटी करें कि वो अलग हो जाए, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट हम आलती बालती मार के बैठ सकते हैं। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम अपने घुटने को चिपकाने, उसको अलग करते हैं, गैप बढ़ाते हैं, तो अगर ये गैप बढ़ जाएगा तो गैप मिक्स नहीं होंगे, दबाव नहीं होगा तो घुटना घर्षण नहीं मारेगा और आपको दर्द कभी भी नहीं होगा। दूसरा, इसमें थोड़ा सा हम तेल वगैरह हमेशा लगाते रहे। अगर हम तेल भी लगाएंगे तो चीजें फ्लेक्सिबल भी रहेंगी ना, तो घुटनों में फिर पूरी जिंदगी ही दर्द नहीं होगा। बैठो। पहले जमाने में आप देखा कि जो टॉयलेट थे वो पुराने क्लासिकल टॉयलेट हुआ करते थे। जब पुराने क्लासिकल टॉयलेट होते थे उसमें बैठने का तरीका अलग होता था। उसमें हमेशा जब हम बैठते थे तो घुटनों में हमेशा गैप मेंटेन रहता था। इसलिए पुराने जमाने के लोगों को कभी भी घुटनों में दर्द नहीं है। लेकिन आजकल मॉडर्न टॉयलेट आ गया तो हम उसमें एल शेप में बैठते हैं। एल शेप में जब एल शेप में बैठते हैं तो नॉर्मल सी बात है कि वो एक शेप ही नहीं है किसी एंगल से बैठने की, तो वहां वैसी ही क्रिएट करती है, तो वहां भी पेन क्रिएट होता है। इसलिए कोशिश करें कि आप जब बैठें तो आप आलती बालती मार के बैठ जाएं, वज्रासन में बैठ जाएं और थोड़ा स्नेहन करते रहें, तेल मालिश करते हैं, तो पूरी जिंदगी आप एटलीस्ट इस बीमारी से, जिससे हमारे 90% बुजुर्ग गुजर रहे हैं, आपके सामने वो समस्या नहीं आएगी। ठीक है बेटा, तो ये एक एक करके हम उस बीमारी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अब की बार जब आप अपने घर में बड़े बुजुर्ग को देखोगे तो आप उनसे पूछना कि आपने एक्टिविटी की, तो वो खुद कहेंगे नहीं, हमने वही गलती की। नंबर 2, वजन। क्योंकि जब हम कुछ खाते पीते तो वजन बहुत बढ़ जाता है, और जब वेट बहुत बढ़ता है तो नीचे प्रेशर बढ़ता है। जब प्रेशर बढ़ेगा तो नॉर्मल से तो घुटनों पे ही सारा प्रेशर आएगा, क्योंकि पूरी बॉडी खड़ी उसके ऊपर है। तो अगर घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है, इसका मतलब क्या है कि आपको अपने वजन को कंट्रोल में करना चाहिए। जब वजन कंट्रोल में हो जाएगा तो प्रेशर, देखो एक है कि हम दौड़ रहे हैं 10 किलो 20 किलो 30 किलो सामान लेके, और एक 100 किलो सामान लेके दौड़ रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि आप दर्द तो प्रेशर बढ़ेगा ना।
ऐसे लोग अगर तेज भागेंगे तो घुटनों में और दर्द बढ़े, कम नहीं होगा और बढ़ेगा, क्योंकि आप 100 किलो की चीज लेके और दौड़ रहे हैं, और ज्यादा हमारे घुटनों के टर्नों में प्रेशर आएगा और वो दर्द बढ़ेगा। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि बचपन में ही कुछ ऐसी एक्टिविटी कर ली जाए कि जिंदगी भर इस बीमारी से परेशान ना हो, तो आपको अपने घुटनों में गैप मेंटेन करना है। अगर गैप रहेगा तो दर्द जिंदगी भर नहीं हो सकता। समझ गए बेटा? आगे बढ़े। नेक्स्ट है बेटा पेट में दर्द। आज सुबह से 3 बच्चे छुट्टी लेके स्कूल से जा चुके हैं, प्रिंसिपल साहब ने मुझे बताया है। और मोस्टली जो बच्चों का कारण है वो पेट दर्द ही होता है, क्योंकि पेट एक ऐसी चीज दिखता ही नहीं कि किस कारण से दर्द है। घुटनों में चलो दिख रहा है कि हाथ में दर्द है, सिर में दर्द, लेकिन पेट एक ऐसा है हमें पता ही नहीं लगता कि पेट दर्द क्यों होता है। पेट दर्द होने की कई कारण है, लेकिन बच्चों में जो कारण है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं बेटा। मोस्ट प्रोबेबली आपने पढ़ा था वात, पित्त और कफ के बारे में। पेट दर्द वात के कारण भी हो सकता है, पित्त के कारण भी हो सकता है और कफ के कारण भी हो सकता है। जैसे आज हम देखते हैं मोस्टली हमारी जो दिनचर्या है उसमें खान पान ऐसा है कि हम तीखे मसाले वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हम तीखे मसाले ज़्यादा यूज़ करेंगे या सूखी सूखी चीज़ खाते रहेंगे और पानी का सेवन कम करेंगे, तो नॉर्मल सी बात है हीट बढ़ रही है। हम तीखी चीज़ हमेशा हीट को बढ़ाती है। पानी का सेवन, क्योंकि सर्दी लगती है तो पानी कम पी रहे हैं, तो क्या होगा अंदर जाके पानी जितना था वो भी सूख जाएगा, क्योंकि बॉडी को 38% मेंटेन रखना है अपनी हीट को। हम हीट कंट्रोल करने के लिए पानी पी नहीं रहे, उल्टा सूखी चीज खा रहे हैं, तो हमारा जो मल है वो सूख जाता है। जब हमारा मल सूख जाएगा तो वो जमेगा, क्रॉस नहीं हो पाएगा। जब क्रॉस नहीं हो पाएगा तो एक गैस बन जाएगी, और उस गैस को ये बोलते हैं हमारा पेट दर्द हो रहा है, क्योंकि गैस यहाँ फंसेगी, यहाँ फंसेगी, यहाँ फंसेगी। कभी कहते यहाँ दर्द हुआ, फिर कहते यहाँ दर्द हुआ, इसका मतलब अंदर गैस फंस रही है। तो गैस फंसना ही पेट दर्द का मुख्य कारण होता है बच्चों में। बड़ों में और भी कारण है एसिड वगैरह, लेकिन छोटे बच्चों में एसिड कम होती है। अब हम ऐसा क्या करें कि पेट दर्द हो ही ना? क्योंकि अभी जब उन्होंने बताया सर ने, तो मेरे पेरेंट्स को पूछा था, तो कह रहे कल ही हम 150 रुपए की दवाई लेके आए। अपनी क्लास में बच्चा था, कौन सा बच्चा था? हिमांशु रावत। हिमांशु। वो भी कह रहे कि पेरेंट्स कहते हैं कि मैं भी कल इसको दवाई दिला के आ रहा हूँ कि पेट दर्द हो रहा था, 150 रुपए खर्च हुए। सोचिए जिस चीज में 1 रुपया भी खर्च नहीं होना चाहिए था, वहीं पेरेंट्स की जो मेहनत की कमाई है वो अननेसेसरी वेस्ट हो रही है। 150-200 तो है। उसके बाद जो टेस्ट कराए जाते हैं, मान लो 2-3 दिन ठीक नहीं होगा तो टेस्ट कराएंगे, टेस्ट में 700-800 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे, जबकि कारण कुछ भी नहीं। कारण है चीजें फंस चुकी हैं। आपको पता है कि 5 फुट लंबा पाइप क्रॉस करना है। अब इतना लंबा पाइप क्रॉस करने के लिए कहीं ना कहीं चीज अटकेंगी ना, तो क्या करना है? सबसे पहले हमें अपने खाने के नियम याद कीजिए। जब हमने भोजन के नियम क्लास ली थी, याद है? सेकंड क्लास, उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे तो शायद हो सकता है आपकी समस्या का समाधान हो जाए। उसको थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। हमें पता है कि एक पाइप है और उस पाइप में गैस फंस रही है। अब गैस क्यों फंस रही है? या तो हमने बहुत देर बाद कुछ खाया और अचानक खा लिया। जहां कुछ नहीं है वहां गैस है, कंफर्म। आपने साइंस पढ़ी है, साइंस पढ़ी है ना? अगर इस एरिया में कुछ नहीं दिख रहा तो यहाँ पे एयर तो है ही है। ऐसी पाइप है, अगर उसमें कुछ नहीं है तो उसमें गैस तो है ही है। जैसे ही आपने उस गैस वाले पाइप के ऊपर कुछ डाल दिया तो वो जो है वो गैप बंद हो गया। अब वो गैस प्रेशर मार के या तो नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी। अब नीचे जा नहीं पा रही ढंग से, कहीं अटकी हुई है, या हमें कब्ज वगैरह हो सकता है, और ऊपर आ नहीं पा रही तो गैस है। अब गैस की कोई एक नेचर नहीं है, वो घूमती रहेगी घूमती रहेगी। इसलिए और हमें पता है कि जो 32 फुट लंबा हमारा पाइप है उसमें कहीं ना कहीं गैस फंस जाएगी। जहां फंस जाएगी तो वहां ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी और वहां दर्द होना शुरू हो जाएगा। अब यदि हम खाने से पहले 1 चम्मच घी ले लें, सरसों का तेल पी लें, घी ले लें, और कुछ नहीं तो सिर्फ पानी ही पी लें थोड़ा सा। याद कीजिए हमारे पूर्वज हमेशा खाने से पहले एक चरनामत की तरह पहले हमेशा पानी ऊपर डालते थे। उसके पीछे की साइंस यही थी कि जो भी गैस वगैरह सब पहले बैठ जाए, उसके बाद वो खाना डालते थे। तो अगर हम खाने में पहला नियम करें कि जब भी खाना खाने बैठे तो पहले वज्रासन में बैठ जाए, ताकि स्टमक सीधा हो जाए और जो HCl निकलना हो इजीली रिलीज हो जाए। तो पहले सीधा बैठ जाए वज्रासन में, इसके बाद थोड़ा पानी पी लें, 1 घूंट 2 घूंट, गिलास भर के नहीं, 1 घूंट 2 घूंट आप नमक पानी पी सकते हैं, हल्का सा गर्म पानी पी सकते हैं।
कोशिश करें कि हल्का सा थोड़ा घी है या सरसों का तेल है वो भी दे सकते हैं अगर आपको गैस ज़्यादा लगती है तो। अब आपको पता है आपके पाइप में गैस नहीं है, आपके पाइप में अब गैस नहीं है, अब आप खाना खा रहे हैं, खाना खाएं तो खाने को चबाएं, 32 दांत इंडिकेट करते हैं कि चीज़ों को 32 बार चबाना है, चीज़ों को चबाएं। जब चबाएंगे तो कोशिश करें कि सूखी सूखी चीज़ नहीं खाएं, क्योंकि सूखी चीज़ फिर अटकेगी तो आप उसको हल्का खाने को जब आप 32 बार चबाएंगे तो उसमें लार मिक्स होगी, प्लस हल्की सी आप जो भी आप सेवन करते हैं साथ में कर सकते हैं। आपको लगता है कि मैं चाय पीते हैं तो आप थोड़ा सा अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए बेटा आपके इसमें। तो आप जो खाना सब्जी वगैरह लेते तो कोशिश करें कि कुछ ना कुछ गर्म होनी चाहिए, ठंडी चीज़ें नहीं खानी। अब सोचिए अगर आप बहुत हल्की चीज़ खा रहे हैं, मुंह से भी चबा रहे हैं और आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं और हो सकता है तो उसमें कुछ सरसों का तेल वगैरह डाल रहे हैं तो चीज़ें नरम हो जाएंगी, उसको बहुत ध्यान से चबा रहे हैं तो चीज़ें बड़े आराम से पास हो जाएंगी। स्टमक के पास HCl निकालने का टाइम लग जाएगा, जब HCl निकालने का टाइम होगा तो चीज़ें बहुत इजीली डाइजेस्ट होगी। और जब आप खाने का आखिरी निवाला खा चुके होंगे तो आप देखना विदिन 2 मिनट्स गैस ऊपर आ जाएगी और वो रिलीज हो जाएगी। विदिन 2 मिनट्स भी लगते हैं, 1 मिनट आपको डकार आने शुरू हो जाएगी। कभी आपने ट्राई किया होगा, जब वज्रासन में बैठते हैं खाना खाते हैं तो खाने के 1 मिनट बाद ही डकार स्टार्ट हो जाता है, दैट मींस खाना टूट रहा है, HCl आ चुकी है और खाना ब्रेक डाउन। और जब खाना मम्मी बनाती है तो गैस निकलती है ना, तो जब आप खाने को ब्रेक करोगे तो गैस निकलेगी। गैस कोशिश करें कि डकार से ही बाहर चली जाए, और जब डकार से बाहर नहीं जाती तभी तो सिर पे चढ़ेगी, तो हम चाहते हैं सिर पे ना चढ़े, डकार से चली जाए। अब हमने क्या है अपनी 25% गैस को निकाल दी, लेकिन अभी भी 75% गैस है जो दर्द कर सकती है। दैट मीन्स जब आपने खाना खाया है तो पिछला वाला कुछ सड़ा हुआ खाना है वो उस पर और लोड पड़ेगा, जब और लोड पड़ेगा तो गैस और प्रेशर मारेगा तो गैप कम हो गया ना। पिछला खाना पड़ा है, आपने और खाना डाल दिया, दोनों खानों के बीच में गैप कम हो गया तो गैस और बढ़ेगी ना, तो पेट फूलने लग जाता है कुछ ना कुछ। तो ऐसे टाइम में हमें कोशिश करनी चाहिए कि खाने के बाद एटलीस्ट टॉयलेट करने जाए। अगर शौच आ रहा है तो वो भी कर लें, आप 2-4 दिन डालें तो आपको आदत पड़ जाएगी। खाने के बाद नहीं तो टॉयलेट तो जाना ही जाना है, खाने से पहले भी जाए खाने के बाद भी जाए। अगर शौच वगैरह है तो वो भी कर सकते हैं, ताकि जो असली प्रेशर पड़ा था उसकी गैस भी बाहर से रिलीज हो जाए। आधी गैस हमने ऊपर से निकाल दी, आधी गैस नीचे से निकाल दी। अब सोचिए गैस तो है ही नहीं, अब तो सिर्फ खाना ही खाना है और खाने को इजीली डाइजेस्ट होने का टाइम मिल जाएगा। दैट इज द पावर। अब अगर यहाँ पे आपने ठंडी रोटी खा ली, सूखी रोटी खा ली, सूखी चीजें खा ली, मसाला खा लिया, तो नॉर्मल सी बात है, और आपने वज्रासन नहीं किया तो नॉर्मल सी बात है गैस तो फंसने दर्द तो होना ही है ना। तो दैट इज द साइंस कि आखिर पेट दर्द हो ही क्यों रहा है। अगर आप चाहते हैं आपके पेरेंट्स इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं तो उसका पैसा वेस्ट ना हो, तो उसके लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने शरीर का स्वयं ध्यान रखें। अगर एक छोटा सा नियम पालन करेंगे तो हो सकता है कि आपके दर्द का छुटकारा भी मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लेते गलती हो ही गई, समाधान करना ही है तो नॉर्मल बात निकालने तो गैस ही है ना, तो क्या करोगे उसके इसमें ध्यान रखिए। जो हींग आपने देखा हो घर में हींग यूज करते हैं मम्मी, है ना, सरसों के तेल को हल्का सा गर्म करके उसमें थोड़ी सी हींग डाल के और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के आप नाभि के चारों ओर मालिश कर दें। ये क्या काम करेगी, ये बहुत स्पीड से ब्लिंकिंग करने क्रैक करना शुरू कर देगी। जैसे ही हल्की कंपन होगी तो गैस जहां फंसी है ना तो चीजें फ्लक्चुएट होंगी, वाइब्रेट होंगी और उस वाइब्रेशन से चीजें आगे सरकेंगी और हमारा पर्पस था चीजों को सरकाना, और जब सरकेंगी तो वो एरिया वहां से रिलीज हो जाएगा और आपकी गैस कुछ टाइम के लिए पास हो जाती है बेटा। साथ में कोशिश करें थोड़ा पानी ले लें, उसको हल्का सा गर्म कर लें, उसमें थोड़ा सा खाने वाला सोडा, ठीक है ना, खाने सोडा चीजों को तोड़ता है, उसमें थोड़ा खाने वाला सोडा डालें, थोड़ा नींबू डालें, थोड़ी सी काली मिर्च। अगर आप ये डाल देंगे और उस पानी को पी लेंगे तो वो जस्ट लाइक इनो बन जाएगा आपके लिए, तो वो गैस को बहुत जल्दी तोड़ देता है। तो गैस अचानक बहुत जल्दी टूट जाएगी और आप वो क्या करेगा, जैसे गुब्बारा फंसाता है तो गुब्बारे में पिन मार देंगे तो गैस रिलीज हो जाती है ना, तो सेम वही वो काम करने वाले खाने वाला सोडा। तो जब आपको लगे कि बहुत ज्यादा दर्द है तो आप थोड़ा सा खाने वाला सोडा लें, उसमें एक जरा सी आप काली मिर्च डाल दें, थोड़ा नींबू निचोड़ दें, हल्का पानी गर्म होना चाहिए, हो सकता है थोड़ा अदरक का रस भी डाल सकते हैं, तो वो क्या करेगा बहुत जल्दी अंदर जाएगा और आपको डकार दिलाएगा। जब डकार दिलाएगा तो गैस बाहर निकलेगी, जब गैस बाहर निकलेगी तो गैस रिलीज होगी। प्लस क्योंकि वो बेकिंग सोडा चीजों को तोड़ता है, एल्कलाइन चीजें देखा ना आपने, एल्कलाइन चीजों को नरम कर देता है। तो अगर कोई चीज फंसी होगी तो चीजों को नरम कर देगा तो नीचे की तरफ टॉयलेट की तरफ चीजें बाहर चली जाएंगी,
तो कुछ गैस नीचे हो जाएगी, कुछ गैस ऊपर आ जाएगी और आपको गैस बनेगी नहीं, दर्द ठीक हो जाएगा। तो ये छोटे 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 बहुत से समाधान है, लेकिन हम चाहते हैं इतने समाधानों से अच्छी बात है आप लॉजिक तक पहुंचे ताकि अपना आंसर खुद ढूंढ पाए कि आखिर दर्द हुआ क्यों और समाधान क्या है। तो नेक्स्ट टाइम से कोशिश करें अपने मम्मी पापा का जो मेहनत का पैसा वेस्ट ना हो। ये छोटी सी गलती आप करते हो और भुगतना आपके मम्मी पापा को पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम सब ध्यान रखेंगे बेटा। ओके सर। जोड़ों का दर्द मैंने अभी आपको बताया चीजें। जोड़ जानते हैं जोड़ क्या होते हैं? ज्वाइंट में दर्द क्यों होगा? नॉर्मल सी बात है, जहां चिकनाहट नहीं है वहीं दर्द होगा। अगर इनमें हम तेल मालिश वगैरह करते रहेंगे करते, और आपको मैंने नियम बताया था, कोशिश करें बेटा जब आप नहाएं तो एटलीस्ट सप्ताह में 3 बार नहाते समय सरसों के तेल की मालिश जरूर करें, जरूर करें, जरूर, बिल्कुल जरूर। आप देखिए कि इस प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। दूसरा, साबुन का प्रयोग कम कर दे तो जोड़ों की समस्या वैसे ही कम हो जाती है। साबुन का प्रयोग, क्योंकि साबुन क्या करेगा, जो हल्की सी चिकनाहट बच भी गई है ना वो भी खत्म कर देगा। आपने खुद देखा है, आप बेटा बात नहीं, आपके हाथ में कितना ही साबुन कहीं लगाओ, सरसों का तेल या तेल कहीं चिकनाहट लग जाती है ना, हम साबुन से धो देते हैं। सोचो जब हमें कोई चिकनाहट लग जाती है तो साबुन धुल जाती है, तो पूरी बॉडी के अंदर जो चिकनाहट चाहिए आप तो साबुन लगा के शैम्पू लगा के खत्म ही कर देते हो उसको तो। और फिर हम कहते हैं दर्द हो। जब शैम्पू साबुन लगाएंगे तो वहां चिकनाहट नहीं रहेगी और बॉडी तो चिकनाहट से चलनी थी। तो कितनी उल्टी डायरेक्शन में हम सब चले जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि जो साबुन है गंदगी, वो गंदगी साफ नहीं कर रहा, वो अंदर की चिकनाहट जो जीवन था वास्तव में, जिससे जीवन चल सकता था, जिससे मूवमेंट हो सकती थी, वो मूवमेंट ही खत्म कर देता है। और फिर हम कह रहे हैं कि दर्द हो रहा है। तो कोशिश करें कि साबुन शैम्पू का प्रयोग बहुत ही कम करना चाहिए। कोशिश करें कि ना करें, इसके अलावा बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शन होते हैं वो आपको बताए जाएंगे, लेकिन कोशिश करें कि चीजों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। अच्छा है अगर आप पास, आपको पता है घर में दूध होता है और मलाई होती है, आप क्या कर सकते हैं, हम तो कभी भी लोग देखते हैं, हम तो मलाई लेते हैं और मलाई के अंदर थोड़ा एलोवेरा वगैरह जेल डाल देते हैं, जो आपको असली हुआ होता है उसको ले लेते हैं, थोड़ा सा उसमें बेसन डालते हैं, बस वो आपको उपटन बन के उसी से स्नान कर देते हैं। गर्मी के दिन होते हैं तो मुल्तानी मिट्टी वगैरह का प्रयोग कर लेते हैं, और उनको तो सिंपल ही मिट्टी पारक से जाते हैं उससे स्नान कर लेते हैं हम तो प्रॉब्लम कभी आज तक कभी नहीं हो रहा है कि नहीं, हमें पता है, क्योंकि हमने चिकनाहट को खत्म होने ही नहीं दिया। लकड़ी हरी रहेगी बेटा तो उसमें चिकनाहट रहेगी, कभी भी दर्द नहीं होती। लेकिन आप खुद अपनी लकड़ी को सुखा रहे हो और फिर कह रहे हो कि चीजें मुड़ नहीं रही, जोड़ मुड़ नहीं रहे, गलती तो आप ही कर रहे हो ना। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं बेटा, जीवन इन्हीं से चलता है। हम जीवन में छोटी 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 बातें करके और ये सारी की सारी जो चिकनाहट खत्म कर देते हैं और अपने दर्द होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये बेसिक चीजें बेटा आपको फिर से रिवाइज कराई जा रही है, आपको पहले बता चुके हैं, सबको याद आ रहा है ना चीजें क्या है, गलती कहाँ हो रही है। और ये सब आप गलतियां अपने घरों में देख रहे होंगे, आपके घरों में ये गलतियां होती हैं। अब सोचो कि डॉक्टर कारण नहीं है, डॉक्टर हम कारण तो हम खुद हैं। अपनी गलती से हम पेन भुगत रहे हैं, दर्द भुगत रहे हैं और फिर डॉक्टर को पैसा भी करके आ रहे हैं। उन गलतियों का समाधान करने के लिए ही आपकी क्लास दी जा रही है। सर्दियों में आम हो जाता है सिर दर्द, आपने देखा होगा खासतौर पे मम्मी बहनों को ज्यादा होता है ना, क्योंकि वो बेसिकली घर में जाते हैं। अब जो पुरुष लोग होते हैं वो बेसिकली दौड़ते भागते रहते हैं तो उनमें हीट जनरेट हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं कई बार, मूवमेंट ब्लड सर्कुलेशन। लेकिन घर में महिलाएं वगैरह तो कई बार मूवमेंट कम होती है तो वहाँ ब्लड सर्कुलेशन, सर्दी से ब्लड जम जाता है, क्लोट जम जाता है। जब सर्दी से क्लोट जमेगा तो उसे पेन होगा ही होगा। अब यहाँ पर आपका वात पित्त कफ का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि हो सकता है कि ये दर्द वात से हो सकता है दर्द पित्त से हो सकता है कफ से। तो नेक्स्ट डायग्राम में आपको ये पता लग जाएगा, ठीक है। पैरों में दर्द और घरेलू कंधे में दर्द, वो बेटा जोड़ों का दर्द, ये भी समझ लो। आंखों का दर्द एक बहुत 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 सामान्य और खासतौर पे हमारे बच्चों में, आज भी सुबह 2 बच्चे मुझे बोल रहे थे कि आंखों में दर्द होना शुरू हो गया है, हमारे ना बहुत ज्यादा आंखों में पेन रहते हैं या नजर कमजोर हो गई है, चश्मा लग गया है। बेटा सोच के देखिए, हम साइंस ही तो नहीं सोचते, हमें कोई दवाई नहीं बचा सकती,
आप दुनिया की कितनी बड़ी से बड़ी दवाएं लेके आते हैं, फिर भी देखिए कि मोस्टली लोगों की आंखें खराब हो जाती हैं, आंखों में दर्द होते हैं, आंखों में मोतियां होती हैं, ऑपरेशन होता है। क्यों होता है? आपकी अपनी गलती के कारण। अगर आप गलती ना करें तो पूरी जिंदगी आंखों में दर्द क्या, आंखों में जलन तो बहुत दूर की बात है, कोई चश्मा चढ़ ही नहीं सकता। आप खुद अपनी गलतियां करते हैं, आपको वो गलतियां बताने के लिए ही बैठे हैं। ये सारी चीजें हमारे शास्त्रों में लिखी हुई थी, लेकिन जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए तो उन्होंने धीरे 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 हमारी संस्कृति का विनाश किया और हमें गलत डायरेक्शन में डाल दिया और डिपेंडेंसी हो गई डॉक्टर पे। अब हमने क्या सोच रखा है, स्वास्थ्य की रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, वो डॉक्टर की है। इसलिए हल्की सी बीमारी होती है और भागते डॉक्टर के पास। क्यों? पहली बात है, हम दवाई लेके टेम्परेरी समाधान क्यों करें? टेम्परेरी क्यों? हम उस कारण को ही पकड़ लेना। जैसे मैंने जोड़ों की बात किया कि हमें पता है वैभव क्या हुआ बेटा, चलिए जैसे बात करते हैं पैरों में। अभी हमने क्या बताया कि अगर हम चाहते हैं घुटनों में दर्द हो ही ना तो क्या करना चाहिए हमें? पहले तो घुटनों में गैप मेंटेन रखना चाहिए, होगा ही नहीं। हम कहते हैं शरीर में खिंचाव का दर्द ना हो, सरसों का तेल लगा लो, दर्द कभी होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है ना। जो चीज हमें पता है कि घर में ही आराम से ठीक हो सकती है, पेट में दर्द ना हो, उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? अभी बताएं क्या करना चाहिए कि पेट में दर्द ना हो खाने के बाद? अरे बेटा क्या करना चाहिए बताओ? खाने से पहले 1-2 घूंट पानी पीना चाहिए, जैसे गैस मर जाती है। बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना। उसके बाद वज्रासन में खाना खा लेना चाहिए। उसके बाद वेरी गुड, बेटे बहुत बढ़िया। तो यही तो नियम है, जीवन तो नियमों से चलता है ना बेटा। यही तो नियम समझा रहे हैं हम आपको। एक बार आपके दिमाग में नियम आ गए तो फिर पूरी जिंदगी आप स्वस्थ रहोगे। हम क्यों पूरी जिंदगी एक भी गोली खाएं? अब देखिए आंख के दर्द की हम बात कर रहे हैं। अब आंख में दर्द क्यों होता है? सबसे पहले बात है, जब आंख का पानी सूख जाएगा ना तो ब्लिंक कम करती है। हाँ बेटा सर आप जैसे हम फोन देखते हैं तो वो वाइट लाइट होती है, वो हम ब्लू लाइट है ना। बिल्कुल देखिए सुनिए बेटा, इधर देखो। सबसे पहली बात है कि हम दर्द होने के बाद डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर को दवाई लिखे, ड्रॉप लिखे। ऐसा क्यों ना करें कि दर्द हो ही ना? ऐसा क्यों ना करें कि दर्द हो ही ना? हम दर्द के साइंस को तो समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात है, जब आपकी आंखें ब्लिंक करना कम हो जाएंगी तब दर्द होगा। और कोई चीज ब्लिंक कब होगी? जब चिकनाहट होगी। और ब्लिंक कम होगी? जब चिकनाहट खत्म हो जाएगी। चिकनाहट कब खत्म होगी? जब सूखेगी। जब सूखेगी और सूखेगी कब? जब हीट जनरेट होगी। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर किसी चीज में चिकनाहट है तो बहुत जल्दी मूव करेगा। दैट मींस अगर हमारे आंखों के अंदर चिकनाहट रहेगी तो बहुत जल्दी ब्लिंक करेगी, बहुत जल्दी ब्लिंक करेगी। और जब वो ब्लिंक करेगी तो वहां पर एक लिक्विड जनरेट होगा जो आंखों को सूखने नहीं देगा। जब आंखें सूखेगी नहीं तो दर्द नहीं होगा, दर्द नहीं होगा तो लालिमा नहीं आएगी, लालिमा नहीं होगी तो आपकी आंखें खराब ही नहीं होंगी। लेकिन जब भी हम इस जनरली एलईडी लाइट को देखते हैं, टीवी को देखते हैं, मोबाइल को देखते हैं, तो बेटा इसमें खास कलर की लाइट, दैट इज ब्लू लाइट। और ब्लू लाइट एक ऐसी लाइट है जो बिल्कुल स्ट्रेट चलती है। आपने साइंटिफिक डेफिनेशन पढ़ी, बिल्कुल स्ट्रेट। बाकी लाइटों में वाइब्रेशन होता है लेकिन ब्लू में नहीं होता। अब ब्लू लाइट जैसे जाएगी तो वो रेटिना में ही टच मारेगी, सीधा रेटिना की तरफ जाएगी। और रेटिना में जब एंट्री करेगी तो वहां का जो प्रोटीन नामक तत्व है वो खत्म कर देगा, सुखा देगा उसको। आपकी आंखें सूख गई। तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम इस टाइप की चीज यूज करें तो कोशिश करें अंधेरे में यूज ना करें। क्योंकि जब अंधेरा होगा तो और डायरेक्ट हमारे पास ही इम्पैक्ट आ रहा है ना। तो अंधेरे में इस प्रकार की चीजों का प्रयोग कम करें। दूसरा, आंखों को हम बीच बीच में धोते रहे। जब धोते रहेंगे तो आंखें थोड़ी सी हमारी हल्की सी हीट चीजें कफ, जो पानी में कफ होता है ना, आपने पता है कफ किससे बनता है? पानी से बनता है। तो हल्का सा पानी आंखों में मारते रहे। तीसरा हमने बताया कि अगर हमें लगता है कि आंखों में अभी भी है तो हल्का सा कभी कभी गुलाब जल डाल दिया करो बेटा, कुछ गुलाब जल। इसके लिए मोबाइल और टीवी के आगे लिए आप ब्लू लाइट फिल्टर लगा सकते हो, या ब्लू फिल्टर ग्लासेस जो होते हैं ना, आपने कभी दिखाओ ग्लास, उसमें अगर ब्लू लाइट लगाओगे ना तो
आप कभी भी चेक करना, वहाँ ब्लू लाइट क्रॉस ही नहीं करेगा वो। कभी भी आप चेक करना, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हो या किसी भी आपके आसपास कोई ग्लास की शॉप होगी वहाँ चले जाना, वो करके दिखाते हैं। वो क्या करेंगे, ब्लू लाइट लाएंगे, चश्मा रखेंगे, लगाएंगे और देखेंगे अब ब्लू लाइट क्रॉस ही नहीं होगी। तो ये प्रूव होता है कि ब्लू लाइट कटर ग्लास है ये। हम चाहते हैं ब्लू लाइट ही क्रॉस ना हो, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं होती कि यही खतरनाक लाइट है जो अपने आंखों को खराब कर देगा। तो अगर इस लाइट से बच गए, इसके लिए आपके मोबाइल में ब्लू लाइट फिल्टर ऑलरेडी होते हैं, बहुत सारे ऐप भी हैं जिसमें आपको ब्लू लाइट फिल्टर काम करती है इवनिंग में तो खास तौर पे, ठीक है। डायरेक्टली एलईडी को नहीं देखना चाहिए, वो भी हमारी चीजें खराब कर रही है। तो छोटे छोटे समाधान है, सोचिए। और अगर फिर भी हमें लगता है कि दर्द हो रहा है तो जो असली देसी घी गाय का होता है ना, उसको हम तो नॉर्मली क्या करते हैं, जब भी ऐसा केस आता है तो हम लोग देसी की असली वाली लेते हैं, जहाँ सूखापन है उसी से काजल कर देते हैं। अब देसी की में कितनी चिकनाहट है, हल्का सा काजल करेंगे तो देखो चुभेगा, लेकिन क्या चिकनाहट ले आएगा। जब चिकनाहट ले आएगा तो ये कितनी ब्रेक करेंगी और आपको धीरे धीरे दर्द खत्म हो जाएगा। वो नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम गुलाब जल भी डाल सकते हैं ताकि ठंडक आए। ठंडक आएगी तो ब्रेक कम हो जाएगी ना। आपको पता है ठंडक में आपका लिक्विड खत्म नहीं होता, हीट में लिक्विड खत्म होता है। और हमारा पर्पस क्या है कि हम उस लिक्विड को ही मेंटेन करना चाह रहे हैं। और अगर लिक्विड मेंटेन हो गया तो जिंदगी भर की आंखों की टेंशन खत्म। क्यों जाएंगे डॉक्टर के पास उसके बाद, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर फिर भी हमें लगता है कि आंखें अब तो खराब हो ही चुकी हैं, समाधान करना है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो बेटा उसके लिए मैंने बताया था, उसके लिए इंफ्रारेड लाइट चाहिए। ब्लू नहीं, इंफ्रारेड लाइट, उल्टा काम करना है हमें। इंफ्रारेड लाइट बेटा सूरज की जो पहली किरणें होती हैं स्टार्टिंग वाली लालिमा, इंफ्रारेड को बोलते हैं। जैसे ही सूरज उगेगा तो वो इंफ्रारेड लाइट होगी। आप उसको एक टक लगा के आपने देखना है जब तक आंखों में से जो कचरा फंसा हुआ बाहर ना निकल जाए। जैसे ही आंखों में से पानी निकलना शुरू हो गया, दैट इज अब आपका पोषण हो गया। दैट इज वो चीज गंदगी जो वो सब बाहर निकलना शुरू हो गई है, जो कचरा था बाहर निकलना शुरू हो गया। दैट इज द बेसिक पोर्शन। दूसरा मैंने बताया था कि अफ्रीका के मोस्टली कंट्री ऐसी हैं जहां पर कभी चश्मा चढ़ता ही नहीं। क्या कारण बताया था मैंने उसके लिए? वो क्या करते हैं, रात को अपने प्रॉपर उल्टा करके सोते हैं ताकि कोई ये ना हो कि रात को लाल मिर्च की सब्जी खाकर सो जाए और सुबह सामने का दाल लगाने और फिर रो रहे हो। तो रात को क्या पूरी तरह से कुल्ला कर लो, क्लीन कर लो ताकि कोई चिपकी ना रहे। उसके बाद लार एल्कलाइन है, एसिड नहीं है। एल्कलाइन हमारे भगवान ने एल्कलाइन का वर्ड पहले ही कर रखा है। हमें पता है बच्चे बहुत सारी सिखाएंगे तो एल्कलाइन पहले से कर दिया है। तो उस एल्कलाइन लार को जैसे रात को नींद खुलती है आपकी, 1 2 3 जितने भी खुलती होगी, आप थोड़ा सलेस को खाकर की तरह वहीं लगा ली और सो जाए। सुबह उठेंगे तो आप देखेंगे खुद प्रैक्टिकल आपने देखा होगा कि एक व्हाइट कलर का लिक्विड, येलो कलर का लिक्विड बाहर आ जाता है। कभी ट्राई किया इसने आपने? देखा ना, आंखों में से लिक्विड बाहर आता है, हल्का सा आंखें चिपचिप से लगती हैं। वो वो वही चिपचिपा पदार्थ है जो आने वाले टाइम में आपकी आंखें खराब कर सकता था, जो धीरे धीरे 1 2 साल 3 साल बाद इकट्ठा करते करते आपकी आंखों में लेयर बना देता और जो आपके लेयर बना के आपकी आंखों को धुंधला कर देता उसको अपने बचपन में ही ठीक करना शुरू कर दिया। बचपन में ही उसका समाधान कर दिया। तो सोचिए पूरी जिंदगी आपने तो अपनी आंखें सेट कर दी, और आंखें हैं तभी तो जहान है। जिनकी भगवान ने आंखें नहीं दिया चली गई, उनसे पूछी जिंदगी क्या होती है। सोचिए आपको पूरी जिंदगी आंखों में टिकी हुई है। आपको जीवन में कुछ भी बनना है, पुलिस अफसर बनना है, IAS आर्मी कुछ भी बनना है, आंखें चाहिए बेटा उसके लिए। और अगर बचपन में ही मोबाइल में आके या कोई भी एक्टिविटी करके आपने आंखों को सुखा दिया पूरी जिंदगी के लिए, और मोस्टली जो टेस्ट होते हैं उसमें देखा जाता है कि कहीं चश्मा तो नहीं है, उसमें तो टेस्ट आप दे ही नहीं पाओगे। सोचिए आपने आधी लाइफ तो वैसे ही खराब कर दिया अपनी। तो हम छोटे छोटे समाधानों से आपका वो बड़ा समाधान ढूंढ रहे हैं कि ताकि आने वाली जिंदगी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आंखों का समाधान पता लग गया, पेट का समाधान पता लग गया बेटा, धीरे धीरे जोड़ों का पता लग गया, पूरी जिंदगी के लिए। अब पूरी जिंदगी आप में से एक भी बच्चा हम नहीं देखेंगे, क्योंकि बड़े हो गए आप मिलने आओगे ना, मैं चेक करूंगा कहीं जोड़ों में दर्द तो नहीं है, ठीक है ना। एक बात करते हैं दांतों का। आपने देखा होगा, देखिए हम कोई कॉमन समाधान बता रहे हैं, आज हम बहुत डीप यहाँ नहीं करा रहे, ठीक है। हम आज उस कॉमन समाधान की बात करना चाह रहे हैं जो अक्सर आपके घरों में ऐसी ही इमरजेंसी होती है, ऐसी ही इमरजेंसी होती है जो अचानक भागते हैं। हम चाहते हैं उस इमरजेंसी आए ही ना, और अगर आ जाए तो क्या करें। आपने देखा होगा दांतों का बहुत
बहुत ज्यादा बचपन में, आजकल तो बचपन में ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई दांतों के बारे में, क्योंकि पहले हमें पता था 80 साल 90 साल 100 साल, आप कभी अपने बड़े से पूछना कि 100 साल के बाद उनकी डेथ होती तो भी दांत एक नहीं करता था, और आज 30-40 साल में दांत गिरने लग जाते हैं हमारे, और दर्द तो बचपन में ही स्टार्ट हो जाता है, बचपन में ही। अब क्यों साइंस समझने की कोशिश करते हैं, हमें डॉक्टर है सर, क्योंकि सर पहले वाले जो हमारे दादा होते थे वो नीम की जैसी यूज करते थे, और उनमें कोई अलग कोलगेट होता था सरसों का तेल की, जैसे आपने बताया। तो जो अभी नए आने वाले लगे हैं कोलगेट, तो उसमें वो मिठास होती है, और हम जो दांतों को घिसते हैं है ना, झाग होता है और उसमें मिठास भी होती है, और हम दांतों को घिसने पर हमें मसूड़ों को घिसना चाहिए। हाँ जी बताओ। तो पहले के जमाने में ना तेज बोला थोड़ा। देखिए आज थोड़ी सी साइंस समझते हैं। देखिए हम आपकी बुक की जो साइंस है उसकी कोई बात नहीं करते, आपको है ना, हम रियल बॉडी के अंदर की साइंस की बात कर रहे हैं, और जो साइंस बच्चों को समझ आती है उसकी बात कर रहे हैं। हालांकि इसकी बहुत डीप और साइंस भी है, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चों को इतनी साइंस से काम चल जाएगा। अगर आप जो एक्टिविटी छोटी छोटी एक्टिविटी अगर वही मेंटेन कर लेना, तो पूरी जिंदगी के लिए हमने एटलीस्ट आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को, आपके आने वाली जनरेशन को भी ठीक कर दिया। क्योंकि अगर आप ठीक हो जाओगे तो आपकी पूरी परिवार ठीक हो जाएगा, आपकी जनरेशन ठीक हो जाएगी, और धीरे धीरे हमारा भारत देश जो है फिर से विश्वगुरु बन जाएगा। वही तो हम सबका टारगेट है। हेल्थ एजुकेशन जो है बेटा वो हर स्कूल में होनी चाहिए, और हमने अपने स्कूल से स्टार्ट की, कम से कम एक डेमो तो मिले किसी दूसरे स्कूलों को। ठीक है बेटा, चलिए देखिए दांत का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहली बात है कि दांत में, कहते हैं दांत में पस पड़ गई, दांत सड़ रहा है, क्यों सड़ रहा है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यह है कि दांतों पर हमेशा हमें अपनी उंगली से वाइब्रेट करना चाहिए दांतों को। किसी चीज में ब्लड सर्कुलेशन होगा ना, तो वहां ऑक्सीजन लगातार आती रहेगी, ऑक्सीजन आती रहेगी तो ब्लड सर्कुलेशन होगा तो चीज ठीक रहेगी। आप शरीर के, मैंने एग्जांपल दिया था, आप अपने उल्टे हाथ का प्रयोग बहुत कम करते हैं, सीधे का ज्यादा करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि जो उल्टे हाथ है वो हमारा एक्टिव बेटा एनर्जेटिक नहीं है, सीधा ज्यादा है। कुछ लेफ्टी होते हैं उनका उल्टा एनर्जेटिक होता है और सीधा नहीं होता। तो हमारे शरीर के जो ऑर्गन है, आप उसका जितना प्रयोग करेंगे उतना एनर्जेटिक रहेगा। अब सोचिए, जब से दंत मंजन आए थे तो हम दंत मंजन करते थे, उसके बाद कोलगेट आ गई, ब्रुश आ गया। ब्रुश कभी भी हम मसूड़ों पे मारते ही नहीं है, क्योंकि अगर ब्रुश मसूड़ों पे चल गया तो मसूड़े छिल जाएंगे। तो तब से हमारे दिमाग में आ गया हमें तो दांत को चमकाने, दांत की चमकाने की जरूरत नहीं है बेटा, हमें दांत जिसमें फिट है उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई, ब्लड सप्लाई बढ़ानी है। तो अगर हम अपनी उंगली से, और कुछ भी नहीं मिलता तो खाली सरसों का तेल ही ले लीजिए, वो भी नहीं तो खाली उंगली ही मार दीजिए, क्योंकि हमारा पर्पस है मसूड़ों को वाइब्रेट करना। अगर मसूड़ों पर वाइब्रेट करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, आप पढ़े लिखे बच्चे छोटे नहीं हो, आपको पता है कि किसी को वाइब्रेट करेंगे तो ब्लड आएगा, वहां ब्लड सप्लाई आएगी ही आएगी। अब तो जब हम वाइब्रेट करेंगे तो वहां ब्लड सप्लाई आएगी। अब ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन भी वहां पे आएगी। जब ब्लड सप्लाई बढ़ाएंगे तो वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट से ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, तो ब्लड सप्लाई बढ़ने से मसूड़े मजबूत होंगे, और मसूड़ों के अंदर ही तो दांत को फिट किया हुआ हमने। अब मसूड़े ठीक तो दांत स्वस्थ, लेकिन हमने क्या किया, गलतियां की, हम दांतों पे फोकस करने लगे बेटा। बात है हम दांतों को चमकाने की कोशिश करते हैं, दांत चमकाने से कुछ नहीं होगा बेटा, दांत चमकाने से कुछ नहीं, हमें मसूड़ों को वाइब्रेट करना है। अगर मसूड़ा वाइब्रेट हो गया तो नॉर्मल सी बात है, वहां ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। अब हम क्या करें, दर्द क्यों हो रहा है, पस क्यों बढ़ रही है, तो नॉर्मल सी बात है। आपने देखा होगा अचार कितना भी पुराना हो उसमें गंदगी नहीं आती, तो सेम वही है। अगर कोई चीज जहाँ फंस भी रही है, गंदगी आती, तो आप वहां पर सरसों के तेल की मसाज करना शुरू कर दीजिए। सरसों के तेल का कुल्ला कर सकते हैं, आप उसकी मसाज कर सकते हैं, तो नॉर्मल सी बात है, वहां कभी जिंदगी भर कीड़ा नहीं होगा। आपके दांत तो तब टूटेगा जब कीड़ा पड़ेगा, कीड़ा ही नहीं बचा। सरसों के तेल में कीड़ा भी पड़ सकता है, मतलब ही नहीं है। जहां तेल, देखिए कीड़ा कहां पड़ता है, साइंस सोचिए,
मान लेते हैं हमने अपने दांतों में कोलगेट वगैरह किया, कोई ऐसी चीज की है, ठीक है, जिससे दांत सूख गए, जैसे आम का रस दांत का भी वही है। अब हमने क्या कर दिया, कोलगेट वगैरह की, वो हाईली एल्कलाइन चीजों को सुखा रही है। अब अगर मान लो हल्का सा भी कोई गंदगी वहां फंस गई, फंसेगी तो सड़ेगी, सड़ेगी तो क्या करेगी, कुछ टाइम बाद धीरे धीरे वापस पड़ जाएगी। लेकिन अगर मैं वहां सरसों का तेल लगाऊंगा तो गंदगी, पहली बात है कि चिकनाहट से गंदगी वैसे निकल जाएगी। दूसरा, तेल लगाने से वहां सड़न कम हो जाती है, जहां तेल में सड़ता नहीं है, क्योंकि तेल वाइब्रेट करता है। जहां तेल में सड़ेगा नहीं तो आपका दांत में कीड़ा नहीं पड़ेगा। तेल लगने के बाद तो कीड़ा पड़ ही नहीं सकता, और जब कीड़ा नहीं पड़ेगा तो दांतों को छेद नहीं करेगा। दांतों को छेद नहीं करेगा तो दांतों में जो खा रहे हैं वो दांतों के अंदर नहीं जाएगा, हमारे नसों तक नहीं पहुंचेगा। और जब नसों को तक नहीं पहुंचेगा तो नसों को खरीदेगा कैसे, और जब नसें टूटेगी नहीं तो आपका दांत लूज कैसे होगा, और जब लूज हो तो टूटेगा कैसे। सोचिए कितनी बड़ी साइंस है। और हम सोचते हैं कि कोलगेट ठीक कर देगी दांतों को। कोलगेट कैसे ठीक कर सकते हैं दांतों को, बेटा सोच की बात है। हम पढ़े लिखे लोग समझ नहीं पा रहे बातों को। हमें अपने बुजुर्गों द्वारा दी गई, अपने गुरुओं द्वारा दी गई, अपने शास्त्रों में जो हजारों साल पहले बातें लिखी हुई हैं उनको ढूंढ के लाना पड़ेगा। शास्त्रों में कभी आप देखिए, कभी भी पुराने जमाने में कभी दांतों में डॉक्टर नहीं होते थे, और आज सबसे ज्यादा वही मिलते हैं आपको। आपने बड़े बुजुर्ग से पूछना, वो कहेंगे बुखार के डॉक्टर, ये डॉक्टर सारे थे, लेकिन दांतों का एक डॉक्टर नहीं होता था पहले। धीरे धीरे देखा, कोलगेट कंपनी आई और कंपनी आने लगी, उनको टेक्निक पता लगी कि लोगों को कैसे बेवकूफ बनाना है। लगा दो दांतों, लोग दांतों में तो मसूड़ों को भूल ही जाएंगे, और ऐड भी दिखाते हैं मसूड़ों को स्वस्थ बनाए। जब मसूड़ों पे कुछ कर दी तो स्वस्थ कैसे बन जाएंगे। उल्टा हाईली एल्कलाइन कोलगेट मसूड़ों को लूज करती है। देखिए जो एल्कलाइन चीजें हैं वो चीजों को लूज करती है। हमें तो टाइट करना था और वो लूज कर रही है, हमें टाइट करना था वो लूज कर रही है। लूज करेंगे तो मसूड़ा क्या होगा, धीरे धीरे फूल जाएगा, फूल जाएगा तो दांत में क्या बाहर आ जाएगा, और फिर कहते दांत गिर गया। ठीक है बेटा, तो अब क्या करें। सबसे पहली बात है, हम चाहते हैं कि जो दांत आपके हैं वो जिंदगी भर, जब आप बड़े हो गए तो मैं चेक करूंगा कहीं का टूट तो नहीं गया गलती से आपका, एक भी दांत टूटना चाहिए, कभी भी चेक कर सकता हूं। सुनिए, सबसे पहले क्या करना है, दांतों के लिए कोलगेट का इस्तेमाल खत्म कर दीजिए, उसके बजाय दंत मंजन कर लीजिए। आपको लगता है वो मिलता है, नहीं मिलता दांतों कर लीजिए, वो नहीं मिलता तो घर में सरसों का तेल है, थोड़ा उसमें नमक वगैरह डाल के, उसमें थोड़ी हल्दी डाल के आप उसी से मसाज कर लीजिए। दैट्स इट, काम खत्म हो गया आपके लिए। ठीक है बेटा, तो आपके दांत उसके बाद जल्दी है। और दांतों पर सरसों का तेल तो चाहिए ही चाहिए, मस्ट कहते हैं जिसको मस्ट। सरसों के तेल की तो मसाज कभी कभी करनी ही चाहिए, उसके बाद कीड़ा नहीं लगेगा, और हमें कीड़े से ही बचाना है। फिर हमें दर्द होगा ही जब कीड़ा नहीं है तो। दर्द क्यों होता है, जब कीड़ा लगता है तो छेद कर देगा, छेद करता तो जैसे ही कुछ खाओगे ना, उस छेद में से वो चीज नीचे नस पे टच करेगी, और जब नस पे टच करेगी तो बस वाइब्रेट करेगी, तो वो पेन है बेटा, उसको पेन बोल रहे हैं। लेकिन जब हमने कोलगेट कर लिया तो ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर मैंने सरसों का तेल लगा दिया तो कीड़ा पड़ेगा ही ना, बस पड़ेगी नहीं, गंदगी पड़ेगी नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है, समझिए बेटा। तो ये छोटी 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 चीजें हैं बेटा जो आपको धीरे धीरे हम क्लियर कर रहे हैं। सुमित, देखिए दर्द के प्रकार, जो हम दर्द के प्रकार की बात कर रहे थे, तो बेटा दर्द हमारा कितने प्रकार का होता है, कौन से। आज आपको हम सिर्फ बात पिच कफ की डेफिनेशन दे देते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर लेट जाएंगे बच्चे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बेटा पिछला रिवाइज करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। आगे जाके एक बार हम बात पिच कफ को प्रॉपर डिफाइन कर देते हैं। क्या है ये, वात, क्या है ये, वात। बॉडी के अंदर 90%, ध्यान रखिए, बॉडी के अंदर 90% बीमारी का कारण जो है वो वात है। भाई अभी मैंने प्रूव करके दिखाया हर बार। भाई अगर बॉडी में दर्द हो रहा है तो वात है, सूखा बने, लकड़ी सूख गई है। अगर पेट में दर्द है तो नॉर्मल सी बात है कि हमने जो मल किया वो सूख गया।
चिकनाहट खत्म हो गई, दर्द होगा ही होगा, खिंचाव मारेगा, गैस रुकेगी, दर्द होगा। तो ये बात है। तो जहां भी आपको लगे कि चीजें सूख रही हैं, अब इसका क्या समाधान होता है, क्या कर लेना चाहिए? हमें सरसों का तेल लगा लेना चाहिए, खाने में चिकनाहट रखनी चाहिए, खाने में भाई नॉर्मल सी बात है, ये इंडिकेशन है। देखिए होठों का सूखना, पैरों के तलों का सूखना, कहते क्रैम्प पड़ गए, तो ये किसी क्रीम से नहीं जाएंगे। इसका मतलब हमारा बॉडी इंडिकेट कर रहा है कि कुछ सूख रहा है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीमारी नहीं है, ये केवल दिखाव कर रहे हैं। ये इंडिकेशंस है कि हाँ अंदर सूखापन आ चुका है, नहीं तो पता कैसे लगेगा? तो क्या करना है आपको? सिंपल सी बात है, आप घी लगा लीजिए, सरसों का तेल लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। नंबर 2 क्या होता है बेटा? कफ। बेटा कोई बात नहीं करेगा। नंबर 2 कफ। कफ मतलब जहां बहुत ही ज्यादा तुलतुली जगह है, चिकनाहट है। अब मान लेते हैं बहुत ज्यादा खाना भी खा रहे हैं, ऊपर से पानी पी जा रहे हैं, सोचिए खाना भी खा रहे हैं, ये भी दर्द का कारण हो सकता है पेट में। क्योंकि जब हमने खाना खाया और पानी बहुत सारा पी लिया तो खाना गलेगा ही नहीं ना, टूटेगा ही नहीं। पहले वाले केस में क्या था, खाना फंस गया। दूसरी वाले में केस में क्या होता है, खाना भी ज्यादा है, पानी ज्यादा, खाना गल रहा है, वो गल ही नहीं पा रहा। गल नहीं पा रहा तो क्या करेगा वो? गैस, फिर वो भी गैस बनाएगा, आगे हवा को जाने नहीं देगा ना, वो भी गैस हवा को रोक लेगा, तो वो भी एक दर्द है, दैट इज कफ। तीसरा क्या बताया था? और पित्त किसे कहते हैं? पहचान को कहते हैं। एक छोटा सा डिफरेंस देखिए, पहले वाले केस में क्या दिख रहा है आपको? कफ है, दैट मींस हमें पता है पानी और जल की मात्रा में ज्यादा है। दूसरे वाले केस में पित्त में क्या होगा? बहुत ज्यादा मोटा नहीं होगा, बहुत पतला नहीं होगा, बहुत हाइपर रहेगा, गुस्सा बहुत ज्यादा आता होगा, गर्मी बहुत ज्यादा रहती होगी, बहुत तेज बोलता होगा, तो वो पित्त है। कफ वाले में क्या है? बोलता धीरे है, ज्यादा तेज बोल ही नहीं पाता, और अगर बोलेगा तो बहुत जल्दी थक जाएगा, बहुत जल्दी थक जाएगा। और वात वाले क्या होते हैं? बस बंदर की तरह भाग दौड़ करते रहते हैं, कभी ऊपर नीचे दाएं बाएं मस्ती करता रहेगा। तो वात वाले केस होते हैं जो अपने डिसीजन पे एक्टिव नहीं रहते, बहुत स्पीड से अपना दिमाग को तेज दौड़ता है, तो वात वाले केस होते हैं बेटा। तो हमने क्या पढ़ा? वात, पित्त और कफ। इसकी पहचान कर लेते हैं। अगर आपको इस स्टाइल को पसंद होता है तो नहीं, कमेंट नहीं। अब ध्यान से देखिए, इसे पहचानने की कोशिश करते हैं। सुनिए बेटा ध्यान से एक बात। पहले वाले केस में क्या है कि वो इंसान को जो कफ वाला है उसे बहुत ज्यादा नींद आती रहेगी, थकावट बहुत ज्यादा रहेगी, दैट इज द कफ। उसके बाद क्या है, जो नीचे वाला पर्सन आपको दिखा रहा है, ये वात वाला है जो बहुत तेज दौड़ पाता है, भाग पाता है, पित्त इसके अंदर पित्त भी ज्यादा है, वात भी ज्यादा है, तो कर पाता है। उसके बाद कफ वाले केस में क्या है, विटामिन बहुत ज्यादा रहती है, पेट में दर्द रहता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी होती रहेगी। तो इसलिए हमें क्या करना है, वात, पित्त, कफ तीनों को बाइफिकेट पहचानना है। ये जो लक्षण दिखाए जाते हैं वो इसलिए ताकि धीरे धीरे आपको पहचानना आ जाए, क्योंकि जब पहचानोगे तभी तो समाधान करोगे। एक रेमेडी, ध्यान रखिए, कोई भी एक रेमेडी सबके नहीं है। मैंने एग्जांपल दिया था, मान लेते सिर में दर्द है, वो सिर में दर्द है और आपने सोचा कि सिर में दर्द, सर ने बोला सरसों का तेल लगा दो, हो सकता है कि दर्द ही पित्त वाला हो, दर्द तो और बढ़ जाएगा। और फिर आप सर को बोलोगे सर ने बताया था, सर ने नहीं बताया, सर ने कहा है आप पहले वात, पित्त, कफ को पहचान लो। अगर हमें लगता है कि पेट में जलन हो रही है, ध्यान रखिए पेट में भी जलन हो रही है और सिर हल्का सा दबाते, ध्यान रखिए भारी नहीं, दबाने से, छूने से बहुत दर्द हो रहा है और बॉडी भी गर्म है, तो पित्त का दर्द है, वहां पर सरसों का तेल नहीं लगा सकते, वहां नारियल तेल या घी लगा सकते हैं। लेकिन अगर लगता है कि पेट तो बहुत ठंडा है, ठंड भी लग रही है और सिर में भारीपन ज्यादा हुआ है, आंखों में भी जलन नहीं है, तो वो कफ का दर्द है, वहां भी सरसों का तेल मारोगे। लेकिन अगर मुझे लगता है खिंचाव सी हो रही है, पूरी बॉडी बहुत खिंच रही है, जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है, ये खिंचाव से हो रहा है और यहाँ दर्द नसें पूरी खिंच रही है, वो वात का दर्द, ध्यान रखिए वो वात का दर्द है। तो आपको पहले दर्द को पहचानना है, तब आपको दवाई देनी है। ऐसे नहीं कि कोई भी हमने पढ़ लिया, यूट्यूब पे देखा दर्द में ये लगाना चाहिए, यूट्यूब पे दर्द का समाधान दे रखा है, लेकिन कौन से दर्द का ये नहीं बता रखा।
जब हम YouTube पे देखते हैं तो कहते हैं दर्द हो तो सरसों का तेल लगा लो, अजवाइन खा लो, ये खा लो, वो खा लो, लेकिन क्या वो मेरे लिए है, आपको ये ढूंढना है। तो हमारे हेल्थ एजुकेटर कोर्स जो है उसका मुख्य उद्देश्य सबसे पहले हम चाहते हैं कि कारण तक पहुंच जाए। जब डायरेक्शन ठीक होगी तो एग्जैक्ट तीर निशाने पे जाएगा, नहीं तो आप मार रहे हो तीर जा रहा है, पता नहीं कभी यहाँ जा रहा है। तो हेल्थ एजुकेटर क्लास का जो उद्देश्य है बेटा वो यही है। तो सब बच्चों को समझ आ रहा है बेटा? कुछ ना कुछ जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं ना। तो आपने पूरी जिंदगी स्वस्थ खुद भी रहने और दूसरों को भी रखना है। हमारे इस कोर्स का नाम हमने हेल्थ एजुकेशन क्यों नहीं रखा? हेल्थ एजुकेटर क्यों रखा है? ताकि हम दूसरों को भी सिखाएं, ताकि खुद तो सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। ज्ञान अपने तक नहीं रखते बेटा, दूसरों को पहुंचाते हैं। ज्ञान तो सब तक पहुंचाना है, उसी को ज्ञान बोलते हैं। केवल अपने आप को ज्ञान देना तो ज्ञान नहीं है बेटा, सब तक पहुंचाना। ठीक है बेटा? तो हमारे कोर्स का जो उद्देश्य है स्वस्थ भारत एक कदम स्वस्थ भारत होगा, तो आगे बढ़ेंगे ना।